देखिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की बात करें तो उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि आरएसएस के नाम से एक फर्जी संस्था बनाई गई है और कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख ही संस्था के प्रमुख है। बीजेपी का यह आरोप है कि संस्था लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। बीजेपी की तरफ से अरुण सिंह, ओम पाठक और संजय मयूख समेत कई चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि इस प्रकार के जो फर्जी संस्था लोग बनाया है उस संस्था के ट्वीट को हटाया जाए और ऐसे लोगों पर एफआईआर लागू करना चाहिए और कांग्रेस को भी नोटिस देना चाहिए कि ऐसे फर्जी संस्थाओं का ट्वीट और प्रमोट करने का काम नहीं करे। इससे लोगों की भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का घोर उल्लंघन है। इसे कठोर से कठोर कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। अफजाल अंसारी के मायावती की पार्टी बीएसपी से बिना अलग हुए ही अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतार दिया। मतलब अफजाल ने न तो बीएसपी से अलग होने का ऐलान किया था, ना ही उन्होंने बीएसपी से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। लेकिन कहा जाता है कि पूर्वांचल में अंसारी परिवार के दबदबे को भुनाने के लिए अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी पर दांव लगा दिया था, क्योंकि माना जाता है कि मुख्तार अंसारी के परिवार का गाजीपुर के अलावा कई लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। खासतौर से मऊ की घोसी लोकसभा सीट, आजमगढ़ सीट, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली और बलिया लोकसभा सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा माना जाता है। इन इलाकों के मुस्लिम वोट बैंक पर अंसारी परिवार की मजबूत पकड़ मानी जाती है। कहते हैं कि इन सीटों पर दलित और पिछड़े मतदाताओं के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय किसी भी प्रत्याशी की जीत हार तय करता है। यानी कि पूर्वांचल के इस हिस्से में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समुदाय का वोटर जिसकी तरफ हुआ उस प्रत्याशी की जीत पक्की है। और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव हों या फिर असदुद्दीन ओवैसी, पूर्वांचल के इसी वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। अंसारी परिवार के जरिए दोनों की कोशिश इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है। अखिलेश यादव से पहले 1 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने देर रात पहुंच गए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को जाता है और ओवैसी का वोट बैंक भी मुस्लिम समुदाय ही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पैर जमाने के लिए ओवैसी को अंसारी परिवार के साथ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल के ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया। पल्लवी पटेल अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सगी बहन है। दोनों पार्टियों ने मिलकर समाजवादी पार्टी के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जवाब में PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा बना लिया। इसका सीधा मतलब है ओवैसी और पल्लवी पटेल की पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित और मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। हालांकि ओवैसी इस बात को भी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार का रिश्ता समाजवादी पार्टी से बेहद अच्छा रहा है। मुख्तार खुद कभी समाजवादी पार्टी में बेशक शामिल न हुआ हो, लेकिन उसके परिवार के कई सदस्य अखिलेश की पार्टी में शामिल हैं। समर्थन और नजदीकी पर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने इशारों ही इशारों में स्थिति साफ कर दी। फर्क दोनों के आने में यही था कि एक बजे रात में आया था और एक बजे दिन में आया था। कहते हैं गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के बड़े हिस्से में दखल रखने वाले अंसारी परिवार का प्रभाव गैर मुस्लिम वोटरों पर भी रहता है। खासतौर से दलित और पिछड़े समुदाय के वोटर उस इलाके में अंसारी परिवार के समर्थक माने जाते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को धमकी भरा पत्र मिला है। बीजेपी का यह दावा है कि शांतनु ठाकुर को यह धमकी भरा पत्र आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से भेजा गया है। धमकी भरे पत्र में लिखा गया कि अगर बंगाल में NRC लागू हुआ और मुसलमानों पर किसी तरह का अत्याचार हुआ और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे और ठाकुर बाड़ी में शांतनु ठाकुर का घर जला दिया जाएगा, इस तरीके की धमकी दी गई। থ্রেট করে লস্করি তৈবাদ থেকে আমাকে থ্রেট করে চিঠি পাঠানো হয়েছে। CA NRC নিয়ে আমি বাড়াবাড়ি করলে ঠাকুর বাড়িকে উড়িয়ে দেওয়া হবে, আমার সমস্ত পরিবারকে শেষ করে দেওয়া হবে।
और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को जो धमकी भरा पत्र भेजा गया, आखिर उसमें क्या कुछ बड़ी बातें लिखी गई हैं। वॉल ग्राफिक्स से आपको समझाने की कोशिश करते। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर एनआरसी लागू हुआ तो पूरे देश भर में आगजनी की धमकी जो है वो दी गई है। इतना ही मुसलमानों पर अत्याचार हुआ तो पूरा देश चलेगा, ये भी कहा गया है। ठाकुरबाड़ी में शांतनु ठाकुर का घर जलाने की धमकी भी इस लेटर में दी गई है। बंगाल में एनआरसी लागू होते ही हाफिज सईद के निर्देश पर अपना काम शुरू कर देंगे, ये भी लिखा गया है। धमकी भरा ये पत्र उत्तर 24 परगना के हादेपुर गांव से भेजा गया। दावा किया जा रहा है कि बीते करीब 4 दशक में पूर्वांचल में यह पहला ऐसा लोकसभा चुनाव होगा जो बाहुबलियों के प्रभाव से मुक्त होगा, क्योंकि दावा किया जाता था कि पहले माफिया डॉन मुख्तार और अतीक अहमद अपने प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव में जमकर धांधली करते थे और अपने समर्थकों और करीबियों को जितवाने के लिए हर हथकंडा अपनाते थे। दावा किया जाता है कि मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद भले ही लंबे वक्त से जेल में बंद थे, लेकिन हर चुनाव पर उनका प्रभाव रहता था। राजनीतिक संरक्षण की वजह से जेल में बैठकर ही वो किसी भी उम्मीदवार को जितवाने और हरवाने का दम रखते थे और उसी संरक्षण के दम पर दोनों माफिया सरगना ने करीब 4 दशक तक पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में अपना दबदबा बनाए रखा था। कहते हैं कि एक वक्त पूर्वांचल के कम से कम 12 जिलों में इन दोनों गैंगस्टरों की तूती बोलती थी। और दावा किया जाता है कि मुख्तार और अतीक के प्रभाव वाले इन जिलों में सियासत में पत्ता भी उनसे पूछ कर ही हिलता था और सियासी बढ़त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दल भी इनका साथ लेने में हिचकते नहीं थे। लेकिन वक्त बदलने के साथ ही पूर्वांचल की सियासत बदल गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि पिछले साल प्रयागराज के माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि करीब 4 दशक बाद पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव बाहुबली मुक्त चुनाव होगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोपहर करीबन 2:30 बजे फैसला आ सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर सुनवाई पहले ही हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर आज फैसला आएगा और देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की गई है उसको लेकर इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। तो देखिए, ये भी आपको बता रहे हैं ईडी की तरफ से क्या कुछ अपील की गई है और केजरीवाल का पक्ष क्या कुछ है। ईडी साफ तौर पर कह रहे हैं कि रिश्वत के लिए शराब नीति में बदलाव किया गया। केजरीवाल का पक्ष है कि चुनाव के लिए गिरफ्तारी पर जो है उन्होंने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। तो ईडी कह रहे हैं कि आप एक राजनीतिक दल है, लेकिन पैसे से चुनाव लड़ा गया। साथ ही केजरीवाल का यह भी कहना है कि शुरुआती बयान में कहीं ना कहीं जो है अलग अलग बातें, स्क्रिप्टेड है केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये उनके वकील कह रहे हैं। और चुनाव के बीच गिरफ्तारी पर सवाल उठे। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब आप ऐसे में समझिए, दिल्ली हाईकोर्ट जब आज फैसला सुनाएगी तो इन तमाम दलीलों के हिसाब से सुनाएगी जो ये पहले दलील दी गई थी केजरीवाल की तरफ से भी और दूसरी तरफ ईडी की तरफ से भी। अब ऐसे में क्या राहत मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा।